सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। खबर यह है कि हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 1.5 रुपए फी लीटर कमी कर दी है। सितम यह है कि रेगुलेटर ने पेट्रोलियम मसनूआत में 5 रुपए कमी तक का हिसाब लगाया था, लेकिन हुकूमत ने कमी सिर्फ और सिर्फ 1.5 रुपए की है। हर 15 दिन बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें रद्दोबदल ऐसा गोश धंधा है जो आज तक अवाम की समझ में नहीं आ सका। ऐसा ही एक और कर्ज है जो मुल्क की रग रग में सरायत कर चुका है। इमरान खान जब अपोजिशन में थे तो आलमी इदारों से कर्ज लेने पर साबिक हुक्मरानों की क्लास लगाया करते थे। शिकवा यह होता था कि कर्ज लेने वालों की दुनिया में कोई इज्जत नहीं होती, लेकिन कड़वा सच यह है कि कहना आसान होता है और करके दिखाना मुश्किल। अब इज्जत अफजाई के जो रिकॉर्ड तब्दीली ने तोड़े हैं वो स्टेट बैंक की जुबानी सुन लें। स्टेट बैंक बुलेटिन के मुताबिक पाकिस्तान पर वाजिबुल अदा सरकारी कर्जों का हजम 399 खरब रुपए 399 खरब रुपए तक पहुंच गया है। तब्दीली के 3 साल दौरे हुकूमत में सरकारी कर्जों में 149 खरब रुपए का इजाफा हुआ। 2018 से 2021 तक सरकारी कर्जों में हर साल 20% की शरह से 60% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। पीटीआई हुकूमत का 3 साल में लिया गया कर्ज मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के 10 साला दौर में लिए गए कर्जों के 82% के बराबर है। एक ताना जो कप्तान नून लीग को देते थे वो मेट्रो बस का था, जिसे पीटीआई सफेद हाथी कहती थी और अब भी कहती है। लेकिन सितम देखिए कि फिर इसी गलती को खुद भी दोहरा दिया। इसी तरह के एक शाहकार की तख्लीक के लिए पीटीआई 5 साल के केपीके में कोशिश करती रही। अब इस शाहकार की भी सुन लें कि मेट्रो बस सर्विस की तरह यह शाहकार भी खसारे का शिकार है। 2 साल में, सिर्फ 2 साल में पेशावर बीआरटी को मजमूई तौर पर 4 अरब 67 करोड़ और 33 लाख रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है सिर्फ 2 साल में, जबकि रवा माली साल के दौरान बीआरटी को 2 अरब 79 करोड़ रुपए के खसारे का तखमीना लगाया गया है। बीआरटी के खसारे में मुल्क की कर्ज की तरह बरकत पड़ती दिखाई दे रही है। इस तब्दीली पर किसका दामन पकड़ा जाए, किसे मुंसिफ करें और किससे शिकायत, कुछ समझ नहीं आ रही। एक और अहम आलमी मामला जिसकी तरफ दुनिया की नजरें लगी हैं वो अफगानिस्तान का मामला है, जहां से 20 साल बाद अमेरिका का बाकायदा इनखला मुकम्मल हो गया है। अब तालिबान का इम्तिहान शुरू है, वो दुनिया के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर पाते हैं या नहीं। अफगानिस्तान का निज़ाम हुकूमत कैसा होगा, अफगान सूरत हाल के खित्ते पर असरात क्या होंगे। रूस, चीन, पाकिस्तान, ईरान और तुर्की का अहम किरदार मुतवक्के है। ये किरदार क्या हो सकता है, इसी पर सबसे पहले बात करते हैं। बाबर डोगर और गुलाम मुर्तज़ा साहब मेरे साथ हैं। बाबर डोगर साहब, अब असल इम्तिहान शुरू हो गया है। अमरीकी तो चले गए, पीछे तबाही छोड़ गए, जाते जाते जो कुछ सामान उनको नजर आ रहा था जो वो तबाह कर सकते थे वो कर गए हैं। तालिबान ने अब आकर जश्न मनाया है, लेकिन इम्तिहान तो अब शुरू हुआ है। उसामा साहब, इम्तहान तो अब शुरू हुआ है और ये बार अमरीकी भी ये बार कह रहे हैं। ज़िम्मे खलीलजाद जो है उन्होंने भी कहा, ब्लिंकन ने भी कहा कि अफगानिस्तान पे हम जा रहे हैं और अब तालिबान का जो है वो इम्तहान स्टार्ट हुआ है। लेकिन मुझे एक बात बताएं, जाते जाते इनको चाहिए था कि एक अच्छी दास्तान छोड़ जाते, एक अच्छी तारीख रकम कर जाते। वो जो असला था, वो जो वहाँ पर जहाज़ से काबुल एयरपोर्ट का जो एयर डिफेंस सिस्टम था, जो मिज़ाइल एंटी मिज़ाइल डिफेंस सिस्टम था, उसको सही करके जाते जाते सारा कुछ तबाह करके चले गए हैं। जहाज छोड़ गए हैं तो नकारा कर गए हैं, असला छोड़ गए तो नकारा कर गए हैं, एयर डिफेंस सिस्टम जो है उसको ख़राब कर गए हैं। मेरा मतलब है कि कहीं ये तालिबान के हाथ, तालिबान को वो एक अच्छे तरीके से सारी चीज़ें उसको हैंड ओवर करती है। उनको कहते कि ना, ये अब तुम्हें सारा कुछ दे दिया है, सारा असला तुम्हारे पास है, तुमने दाइश को ख़त्म करना है। उनके साथ बैठ के एक अच्छे तरीके से जाते, फिर रात को छुप के रात की तारीकी में रात 12 बजे वहाँ से निकल गए और निकलते निकलते सारा सिस्टम तबाह करके चले गए। इससे तो ये लगता है कि अमेरिकी नहीं चाहते कि वहाँ पर अमन हो। अमेरिका चाहता है कि अफगानिस्तान में खाना जंगी हो, इसीलिए वो तालिबान को कमज़ोर करके जा रहा है। जी, बेहतर ये ना होता कि वहाँ का बैंकिंग सिस्टम जो था उसको अच्छे तरीके से तालिबान के हवाले 9 अरब डॉलर रोके हुए पे रूस ने मुतालबा किया है कि जो 9 अरब डॉलर अफगान कौम के हैं उस पर अमेरिका क्यों कदगन लगा रहा है, वो तो आने दें।
क्योंकि यहाँ तो बड़ा बहरान पैदा हो रहा है, खुराक का, दवाइयों का, बुनियादी ज़रूरियात का। आप देखें बैंकों के बाहर लाइन है, लोगों के पास कोई रोजगार नहीं है, तबाही हो रही है। चमन में सारा कुछ जानबूझ के किया जा रहा है, ये जानबूझ कर अफगानिस्तान में खाना जंगी के लिए किए जा रहा है ताकि जो तालिबान है उनकी हुकूमत को नाकाम कर दिया जाए। उन्होंने जो फतह हासिल की है सारी दुनिया के सामने, वो नहत्ते लोग जिनके पास कुछ था ही नहीं, वो 20 साल अमेरिका से लड़े और अल्टीमेटली अमेरिका को मजबूर कर दिया कि वो वहां से रात को भाग जाए। अब ये चाह रहे हैं कि जनाब वहां पर खाना जंगी हो। एक तरफ ये दाइश की बात करते हैं, अगर दाइश का खतरा है, अगर दाइश का डर है, आईएस का डर है, टीटीपी का डर है, तो इनको चाहिए था कि उनको असला तालिबान को हैंड ओवर करके जाते, उनको समझा के जाते कि ये असला किस तरह से चलाना है, उनको ट्रेन करके जाते। उसके बाद वहाँ पे जो पैसे हैं उनको उनके पैसे देते, उनकी इकोनॉमी ताकि चल सके। जब वहाँ पर गुर्बत होगी, जब वहाँ पर खाना, जब वहाँ पर बेरोजगारी होगी, जब वहाँ पर अच्छे खुद नहीं लोगों को मिलेंगे, तो फिर खाना जंगी होगी, फिर लड़ाई होगी। और यही लग रहा है कि अमेरिका चाहता है, यही जो है इंडिया चाहता है। इंडिया जो अमेरिका का टट्टू बन के यहाँ पे फिर रहा है, जिसको अमेरिका ने 20 साल जोर लगाया कि वो इस खिते का इसको चौधरी बना दे। अब जो तालिबान ने वापस काबुल में को फतह किया है और कोई गोली नहीं चली, अमेरिका को और इंडिया को तो ये हजम ही नहीं हो रहा, खास तौर पे इंडिया को तो ये हजम ही नहीं हो रहा कि पाकिस्तान जो है वो इस टाइम एक मरकजी हैसियत हासिल कर गया, पाकिस्तान की जो फौज है वो मरकजी हैसियत हासिल कर गई। सारी दुनिया की नजरें पाकिस्तान पर है कि पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान के अंदर तालिबान को कंट्रोल कर सकता है। मसला सिर्फ ये है कि पाकिस्तान तो बेचारा जो कर सकता है वो करेगा, लेकिन नेटो ने क्या किया है, अमेरिका ने क्या किया है, इन्होंने अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को स्टेबल बनाने के लिए इनका क्या रोल था? कुछ नहीं, जीरो, माइनस, नेगेटिव। अच्छा, आपने कहा कुछ नहीं छोड़कर गए, लेकिन मैं देख रहा था गुलाम रज़ा साहब के सुराग कुत्ते वो काफी तादाद में पीछे छोड़ गए। शायद उनको ले जाने के लिए जगह नहीं थी, वरना वही चीज भी ना छोड़ते या उनको भी मार डालते। वैसे कुत्तों से प्यार है शायद अमरीकियों को, इस वजह से उन्होंने छोड़ दिया। बाकी तो सब कुछ उन्होंने तबाह कर दिया। लेकिन जो बात बाबू डोगर साहब कर रहे हैं वो अपनी जगह दुरुस्त नजर आती है, क्योंकि अमेरिका को तो खतरा तब होगा जब अमेरिका के लोगों को खतरा, यानी अमेरिका में दाइश की कार्रवाई का खतरा हो। अगर उनको नहीं है, दुनिया में कहीं भी कोई दाइश करता रहे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब असल इम्तिहान तो तालिबान का अपना है, रीजनल कंट्रीज का है, वो क्या करेंगे? क्योंकि मैं देख रहा था अनस हक्कानी का जो इंटरव्यू टीआरटी पर चला है उसमें उन्होंने कहा है कि 20 साल की जंग इतनी मुश्किल नहीं थी। मैं उनके अल्फाज दोहरा रहा हूँ, यानी वो नौजवान है मगर सोच देखें, 4 साल उन्होंने 5 साल कैद काटी है और जिसमें से 4 साल कैद तन्हाई थी, 4 उनके भाई जो हैं वो शहीद किए गए थे। वो कह रहे हैं कि 20 साल जंग इतनी मुश्किल नहीं थी जितना अब मुश्किल है कि हमने अफगानिस्तान में किस तरह अमन और इस्तेकाम लाना है, यहाँ पर लोगों की ज़िंदगी को कैसे बेहतर करना है। तो इम्तिहान तो अब तालिबान का होगा, दुनिया तो तालिबान से पूछेगी जी आप आ गए थे, आपने क्या किया। तो क्या किया जा सकता है तालिबान की तरफ से और जो रीजन में ममालिक है जिनमें पाकिस्तान, चीन, रूस, ईरान है, दीगर ममालिक? दुनिया इस सूरत में पूछ सकती है कि अगर तालिबान अपनी हुकूमत बनाते हैं और फौरी तौर पर जो ममालिक हैं दीगर वो उनको रिकगनाइज़ कर लें और तालिबान की मदद शुरू कर दें, तब 6 महीने बाद जाके तालिबान से ये सवाल किया जा सकता है कि आपने हुकूमत ली थी और हमने आपको सपोर्ट किया था तो आपने क्या किया। लेकिन ये सारे कांटे जो इस वक्त हमें नज़र आ रहे हैं ये अमेरिकन्स ने ही तालिबान की राह में बिछाए हैं और जानबूझकर अशरफ गनी और उससे पहले जो करज़ई हुकूमत थी उन्होंने जो वहाँ फ़ौज तैयार की और उसको तरबियत याफ्ता नहीं किया। अब बात यह है कि 2 बुनियादी शोबे होते हैं किसी भी तहकीक का और हर्ब का। एक शोबा ये होता है कि उनको पूरी तरह से वेल इक्विप्ड किया जाए और दूसरा ये होता है कि उनमें एक ऐसा शऊर, एक ऐसा जज्बा पैदा किया जाए जो एक नारा मस्ताना लगे तो वो अपनी जानें देने के लिए कुर्बान हो जाए। लेकिन वहाँ उनमें तरबियत फराहम की गई, उनको ट्रेनिंग की गई, तरबियत नहीं कह सकते उसको, अंग्रेज़ी लफ्ज़ ट्रेनिंग ज़्यादा बेहतर है कि ट्रेनिंग उनकी की गई, लेकिन उनके अंदर तरबियत का फुकदान रहा और उनके अंदर जज्बा, जोश व जज्बा जो एक वलवला होता है वो वहाँ कायम नहीं किया जा सका। तो ये किसका फेलियर है? बुनियादी तौर पे उनके ट्रेनर्स कौन थे? उनके ट्रेनर्स अमेरिकन्स थे। उनको भर्ती किसने किया? अमेरिकन्स ने किया। तो क्या सेनेट डिफेंस कमेटी यूएस की ये सवाल कर सकती है अपने अदारों से, वहाँ के ज़िम्मेदारान से, कि जिन्होंने इनकी तरबियत की थी उनकी ये सबसे बड़ी खामी सामने आई है कि वो फ़ौज किसी तौर पे भी लड़ने के काबिल नहीं थी।
तो क्या आपने ये फैक्टर जो था जानबूझकर इग्नोर किया था? ये सवाल अमेरिका से होगा और उसकी वहाँ दिफाई कमेटी इस तरह के सवाल ज़रूर करेगी उनसे। अब जो कांटे जो बिछाए गए हैं, इनका जितना भी आप इस वक्त सूरत हाल देखें, अभी कुछ ताजिक जो हैं वो कह रहे हैं कि हमें हुकूमत में शामिल किया जाए, उज़्बेक कह रहे हैं हमें शामिल किया जाए। यानी कि जो क्वाड पाकिस्तान जिसके लिए जदोजहद कर रहा है, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी 4 ममालिक के दौरे पे गए थे करीबी ममालिक में, तो उनसे जो बातचीत की गई थी, अब वहाँ से इस तरह की आवाज़ें आ रही हैं कि हमें अफ़गानिस्तान की हुकूमत में शामिल किया जाए। सबसे बड़ा इम्तहान जो मेरी नज़र में है वो हुकूमत अफ़गानिस्तान की के क़याम का है। वो जो ही कायम होगी तो उसके बाद बाकी तो हम बार बार ये बात जिक्र कर चुके हैं कि स्ट्रक्चरल जो एक बुनियादी ढांचा था हुकूमत का वो तो वहाँ मौजूद नहीं है। आप ये कह लें कि स्ट्रक्चरलेस इस वक्त गवर्नमेंट वहाँ पे है। कोई ऐसा बड़ा अदारा अपने पाँव पे खड़ा नहीं है, तो सबको रिवैम्प करना है। यानी कि ऐसा ही है जैसे उजड़ के एक मुल्क जो है वो दोबारा बनाया जाता है। तो इस वक्त सूरत हाल उस नहज की है। और अभी जाते जाते आप उनकी सिंसियरिटी देख लें। अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, 73 जो जहाज़ थे अमरीकी जहाज़, उनको नकारा बनाया गया। अब 73 जो जंगी जहाज़ हैं उनको नकारा बनाया जाना तो एक बड़ा सवालिया निशान है। और 70 के करीब बख्तरबंद गाड़ियाँ थीं। एक गाड़ी की कीमत $10 लाख है। वो 70 गाड़ियाँ तबाह कर दी उन्होंने। और उसके बाद 27 बड़ी गाड़ियाँ थी जो वो ज़्यादा चौड़ी होती हैं, वो हमवी जिनको कहते हैं, वो गाड़ियाँ थी, उनको तबाह बर्बाद कर दिया गया है। और बाकी जो इक्विपमेंट था वहाँ पे जिससे आप वहाँ ये कर सकते थे कि कौन सा ड्रोन किस तरफ से आ रहा है, उसकी डेस्टिनेशन क्या है, या उसको आप देख सकते थे, वो सारी टेक्नोलॉजी उन्हें ख़त्म कर दी है। अब ये सवाल है कि वो ये सारी चीज़ें ख़त्म करके किसको वहाँ पे सपोर्ट करना चाह रहे हैं? तालिबान दुश्मन को सपोर्ट करना चाह रहे हैं डेफिनेटली, कि अगर उनके पास ये इक्विपमेंट और ये चीज़ें जो तबाह कर की गई हैं, अगर ये उनके पास होती तो वो देख सकते थे कि कौन क्या कर रहा है और किसको कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। कल को अमेरिकन वहाँ ड्रोन गिराएंगे और उसका जो बारिश सबूत है वो उनके पास फोरेंसिक ऐसा कुछ नहीं होगा तालिबान के पास, तो वो अपनी बात को ऊपर रखने के लिए इस तरह के इकदाम वहाँ पे कर रहे हैं इस वक्त अभी जो बात एक ये भी हो रही है कि 20 साल की जंग का ये खात्मा है बाकायदा। अब सारे अमरीकी वहाँ से निकल गए हैं, कोई अमरीकी फौजी नहीं है। तो भाभी डोगर साहब, सवाल ही पूछा जा रहा है, सुपर पावर कहलाने वाला, यानी कोई मैच ही नहीं है उसके पास जो मशीनरी है उसका, यानी वो खुद उसको इतनी महंगी मशीनरी को तबाह करके जा रहा है, बमों से उड़ाकर जा रहा है। तो ये 20 साल की शिकस्त, ये अमेरिका की तारीख की बदतरीन शिकस्त कहला रही है। सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि तालिबान ने कहा आधी दुनिया को हमने शिकस्त दी है। अभी भी सोचा जा रहा है कि हुआ क्या अमेरिका के साथ, यानी सुपर पावर, कोई मुकाबला नहीं, सबसे यानी महंगी तरीन फौज कह लें, जदीद तरीन असला कह लें, और सबसे कम तर, यानी अफगानिस्तान में तालिबान के पास आप क्या कह सकते हैं, हथियार हैं जो चलाने वाले हाथों से, तो वो नहीं उसका मुकाबला कर सके। अभी तक वजूहात समझ नहीं सके, सही स्ट्रेटजी नहीं थी, नीयत ठीक नहीं थी, क्या हुआ और उसके बाद उनको ये जाना पड़ा। और इसके असरात कहा जा रहा है कि अब अमेरिका पर आने वाली दहाइयों तक पड़ते रहेंगे। उसामा साहब, नेटो के 23 ममालिक और 24वां अमेरिका, यानी कि पूरी नेटो और उसके साथ अमेरिका, ये 20 साल अफगानिस्तान में रहे। 1.5 से 2 लाख इनकी वहाँ पर फ़ौज वहाँ पर रही। पूरा इन्होंने जोर लगाया, पूरे टन्योर में ये अफगानिस्तान में, सारे अफगानिस्तान में अपनी गवर्नमेंट कायम नहीं कर सके। दुनिया का लेटेस्ट वेपन इनके पास था, दुनिया के बेहतरीन इक्विपमेंट इनके पास थे, बेताशा वसाइल थे, बेताशा रिसोर्सेज थे, अनगिनत असला था, दुनिया का ख़तरनाक तरीन असले इनके पास थे और उसका बेजा इस्तेमाल भी किया गया। लेकिन उसके बावजूद तालिबान जो हैं, जो सिर्फ जिनको जो कि इस्लाम के नाम पर, जिनके नारा तकबीर के लगाकर वो इनसे लड़ते रहे हैं, और आप देखें कि ये उनके सामने ठहर ही नहीं सके। असल इशू ये है, नीयत ठीक नहीं थी। असल इशू ये है कि अमेरिका अब वो कहता है कि जी हम तो वहाँ पे बदला लेने आए थे, ये असल में अफगानिस्तान को तबाह करने आए थे। नीयत क्या थी कि चाइना पे नज़र रखनी है, पाकिस्तान का जो हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको उस पर नज़र रखनी है, ईरान के ऊपर नज़र रखनी है, रशिया को पे नज़र रखनी है। और अफगानिस्तान की बेहतरी के लिए तो नहीं आए थे, ये तो आए थे कि यहाँ पर हमने ठहरना है, यहाँ पर बैठना और इस खिते का बेड़ा गर्क करके जाना है।
पाकिस्तान को भी तबाह करके जाना है, लेकिन इंडिया को भी इससे- तबाह इससे खुद महफूज हो ईरान गया को क्या भी अमेरिका? तबाह करके जाना है, देखिए, चाइना का भी बाबा बेड़ा साहब गर्क उसकी अपनी करेंगे। साख तो तबाह हुई दुनिया में। आज वो कभी कहता है ताइवान या जनूबी बहरा चीन में हम ये कर देंगे, अब वो चीन से क्या टक्कर लेगा? वो कहेगा जी अब सुपर पावर चीन है, तुम अफगानिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकते, हमसे क्या कहते हो? वो किस मुंह से? नेटो के सरबराह ने कहा है कि जी अब तो हमारी साख मुतासिर हो गई है, हम किस तरह से खड़े हो सकते हैं? सर बिल्कुल सारी दुनिया को मैसेज मिल गया कि ना ये जो हम समझ रहे थे कि ये शायद पता नहीं नेटो और अमेरिका ये दुनिया की सुपर पावर है और नेटो उसके साथ जो है चाहे और कर दुनिया की सकते हैं, सबसे बड़ी फैसले कुव्वतें उनके साथ हैं, पर ये क्या कुछ कर देंगे। तालिबान ने साबित कर दिया कि ये कुछ नहीं कर अब सकते। ये ईरान के खिलाफ हौसले के साथ इनके सामने खड़ा करना होना पड़ेगा। उसामा साहब, अमेरिका जो चाहता था कि इस खिते में इंडिया की हेजमनी हो, इंडिया को इस चीज़ का चाचा मामा बनाया जाए, बाकी सारे खिते को तबाह किया जाए, तो उस सारी ये बदनीयती थी। अफगानिस्तान पे कटपुतली गवर्नमेंट थी, इसका मतलब ये है कि अफगानिस्तान की 4 करोड़ अवाम जो है वो अमेरिका के खिलाफ थी, इसीलिए कहा जा रहा है इस सारे सिस्टम के खिलाफ थी और उन्होंने तालिबान का साथ दिया। अब रॉयटर्स की भी खबर आई कि ये तो रूस से भी बदतर हाल हुआ है अमेरिका का, इसलिए कि रूस जो गवर्नमेंट छोड़ के गया था वो 3 साल तो चली, उसके बाद तालिबान कब्जा हुआ, ये तो 3 घंटे नहीं चल सके। अच्छा, अगली खबर जो है, अब BRT की बात कर देते पाकिस्तान की, वो भी नहीं चल पा रही। अब इमरान खान साहब लगता है सही कहते थे, कहा जाता है कि वो इसके खिलाफ थे, वो खिलाफ बोलते थे कि जी ये क्या बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम दे दिया है, शहबाज शरीफ ने इस पर अरबों रुपया लगा दिया, ये खसारे का सौदा है, लाहौर से शुरू किया, फिर जनाब रावलपिंडी इस्लामाबाद, फिर मुल्तान और इस तरह करते, ये सिर्फ वोट के लिए था, ये नुकसान का सौदा है। लेकिन पेशावर में कहा जाता है जी परवेज़ खटक साहब ने कन्विंस किया कि इलेक्शन जीतना है, बहुत ज़रूरी है, वो करते रहे और उसमें इतने मसाइल आए, साल हा साल लग गए उसमें। और उसके बाद अब खबर आती है कि जी पिछले माली साल के दौरान 1 अरब 88 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और 2 सालों में ये तकरीबन 4 अरब 67 करोड़ 33 लाख का नुकसान हुआ है, खसारा यानी जिसको आप कहेंगे। तो गुलाम मुर्तज़ा साहब, ये तो फिर इमरान खान साहब ठीक थे और वज़ीर ट्रांसपोर्ट कह रहे हैं कि जी हम क्या करें, ये किराए बड़े कम हैं, और इमरान खान साहब ने कहा जी लोगों पर बोझ नहीं डालना, किराए कम हैं, और एक तरीका उन्होंने बताया है कि शहर में प्लाजे बनाएं तो शायद उससे आमदनी हो सके। तो ये तो बड़ा घाटे का सौदा किया है, वो टैक्स का पैसा तो उसी खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने ही देना है, या आखिर में ये 4 अरब से ज़्यादा जो रकम है? देखें, जो BRT मनसूबे के हवाले से जो आपने पहले बात की है कि उसको कई दफ़ा बनाया गया, तोड़ा गया, तो वो एक कोई भी इमारत हो जब तक वो सीधी ना बन सके तो उसको बार बार उसको बनाना चाहिए और सीधा करना चाहिए उस वक्त तक जब तक वो बिल्कुल सीधी ना हो जाए। तो ये तो ठीक है कि वो और उसके ऊपर हम तनकीद अगर भी मुर्तज़ा करते साहब हैं, उसकी हंसते हैं। बुनियाद ही उल्टी पड़ गई हो तो फिर क्या किया जाए? दीवार तो उल्टी ही बनेगी ना, उसको सीधी पूरा कैसे? उलट दिया जाए उसको पूरा उलट दिया जाए, फिर सीधी नज़र आएगी वो। खैर, वो एक हम बात करते रहे हैं और कर भी रहे हैं, इसके ऊपर तनकीद करते रहे हैं, लेकिन यकीन करें जो ये खसारे की बात है ना, इसके ऊपर मेरा यकीन बिल्कुल नहीं है। उसकी वजह है जी, क्योंकि पूरी दुनिया में आप ना रैपिड ट्रांसपोर्ट सर्विसेज देख लें, आप पूरी दुनिया में आप जहाँ जिस मर्जी मुल्क की देख लें, वो आपको खसारे में नज़र आएगी। ये कोई कारोबार थोड़ी होता है, ये तो अवाम को फैसिलिटेशन होती है। सही। ये मैं उस वक्त भी ये बात कहता था जब शहबाज शरीफ साहब के ऊपर तनकीद होती थी। आज अगर परवेज़ खटक साहब के मंसूबे के ऊपर तनकीद हो रही है तो आज भी मैं ये बात कहता हूँ। सच्ची बात ये है कि ये मंसूबे फ़ायदे उठाने के लिए और प्रॉफिट लेने के लिए नहीं होते। इन मंसूबों में हमेशा सब्सिडी गवर्नमेंट को डालनी पड़ती है और इसके खसारे कम करने के लिए आपको ऐसे विजिबल आपका बड़ा और वैलिड पॉइंट है। ऐसे जिस तरह हम सरकारी स्कूलों को ही नहीं देख सकते कि जी वो तो खसारे में चल रहे हैं, जाहिर है कि वहाँ जो फीस है उससे तो नहीं वो पूरा हो सकता, तनख्वाहें और दीगर चीज़ें। इसी तरह हॉस्पिटल सरकारी में हम ये नहीं देखेंगे। मगर सवाल ये है कि किस गवर्नमेंट ये जाएगा, क्या ये प्रायोरिटी होगी कि आप देखें ना, हम तो पहले PIA को रो रहे हैं, क्या PIA जो है वो किसी के मुल्क के लिए स्टेट ओन्ड एयरलाइन, ये एक तरह से ज़रूरी है। रेलवे जो है वो भी सब्सिडाइज होता है, पहले हम वो खसारा बर्दाश्त कर रहे हैं। PIA का वापडा, क्या वापडा जो है वो सरकारी होना चाहिए, लोगों को बिजली बुनियादी चीज है, तवानाई, उसामा गाजी साहब खसारा। जी नहीं, वो मैं आपको बताता हूँ, मेरी बात सुनिएगा। ये इसमें बिजनेस मॉडल होते हैं और बिजनेस मॉडल, जब कोई भी बिजनेस मॉडल तैयार किया जाता है तो उसमें इन तमाम चीज़ों की जो बेस है वो रखी जाती है कि कितने % जो है वो पैसेंजर्स इसका पे करेंगे, कितने % जो है इनके रूट्स को एडवर्टाइज करके, इनके रूट्स के ऊपर प्लाजे बना के, इनके रूट्स के ऊपर दीगर
कमर्शियल एक्टिविटीज़ करके और तमाम सारी चीज़ों को मुकम्मल करके इसका क्या जो है वो इनपुट होगा और इसका आउटपुट क्या होगा, इसको प्लस माइनस करके जो थोड़ी बहुत रकम बचेगी। क्योंकि इसमें देखिए हवाई जहाज़ वाला किराया जो है ना, अगर वो खसारे में जा रहा है तो वो मैनेजमेंट का कसूर है, उसमें अमीर लोग सफ़र करते हैं। ये 20-50 रुपये किराए में आप और हम सफ़र करते हैं, तो ये बराह रास्त जिस तरह आप चाय, दूध की पत्ती और आप चीनी के ऊपर या दीगर चीज़ों के ऊपर टैक्सेस बराह रास्त वसूल करते हैं, तो थोड़ा सा ये एक रिलीफ होता है आवाम को कि आपको हम 100 रुपए का 150 का सफ़र 20-25 में करवाते हैं। वो उधर से पैसे उन्हीं के ही हैं, वो पैसे कौन से गवर्नमेंट ने किसी जेब से लेके आने अपनी से, वो वहाँ के पैसे वहाँ के ऊपर अगर लगा देंगे बिल्कुल ठीक है, आवाम के पैसे वहां पर लगाने चाहिए, लेकिन वो पैसे आएंगे तो लगाएंगे, वरना तो फिर आप बाहर से कर्जा लेते हैं। बाबर डोगर साहब, आप इस पर क्या कहते हैं? आप किस तरह फिर इस पैसे लेंगे? ये अभी तो बताया गया है कि एफबीआर के जो टैक्सेस हैं, कलेक्शन, वो बहुत ज्यादा ऊपर चली गई है। एफबीआर ने टैक्स कलेक्शन चावलों की फसल से तो नहीं की है, आवाम से की है ना। जब आपने लाहौर से इस्लामाबाद मोटरवे बनाई थी, उस वक्त इसको शदीद ये तनकीद का निशाना रही कि जनाब कोरिया ने इतना पैसा लगा दिया है, ये नुकसान में जा रही है, कोरिया को सारा पैसा जा रहा है, सारी सब्सिडी जा रही हैं, ये तबाह कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया। अब वहाँ से कोरिया तो सारा पैसा अपना ले गया, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपसे कोई नहीं लेके जा सकता। मोटरवे यहीं पर है, आज भी लोग उसे मुफीद हो रहे हैं, आज वो सेल्फ है, आज उसका कोई कर्जा नहीं है सर, कर्जा उतर गया मोटरवे का। नहीं, मोटरवे का कर्जा उतर गया, लेकिन आज आप एयरपोर्ट्स, मोटरवेज ये भी तो आप रख रहे हैं ना, गिरवी रख के। सर आपका नेशनल एसेट है ये। अगर ये ऑरेंज लाइन है, इसका भी पैसे उतर जाएंगे, ये मेट्रो है, इनके भी पैसे उतर जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपके पास रहेगा ना, ये तो कोई नहीं ना लेके जाएगा। सारी दुनिया में मोटरवेज हैं, सारी दुनिया में मेट्रो है, सारी दुनिया में ऑरेंज लाइन है, इसी तरह से बनती है, उसकी पेमेंट हो जाती है। सर दुनिया, आप बरतानिया की बात कर रहे हैं, आप अमेरिका की, यूरोप की बात कर रहे हैं, वो आप देखें वहां पर क्या हालात हैं, पाकिस्तान के क्या हालात हैं। सर आपने पत्थरों के दौर में नहीं रहना, आपके साथ इंडिया है, इंडिया में आप दिल्ली चले जाएं, दिल्ली को देखें, इससे ज्यादा मेट्रो है, इससे ज्यादा ऑरेंज लाइन, निजाम हमसे बहुत बेहतर हो गया है, रेलवे का बड़ा अच्छा हो गया है सर। तो अब रेलवे की आप बात करें, रेलवे नुकसान में नहीं जा सकती, गवर्नमेंट की बदनीयती है, गवर्नमेंट खुद नहीं चाहती, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं। मुझे एक बंदे ने कहा कि रेलवे को एक ऑफर आई है, मैं रिसेंटली रेलवे के एक जिम्मेदार ऑफिसर ने मुझे बताया कि रेलवे की ज़मीन है समुंदर पे, और वहाँ पे अगर हमने कहा कि अगर वहाँ पे कार्गो का सिस्टम शुरू किया जाए, वहाँ से सिर्फ कराची के अंदर 35 लाख ट्रक साल का आता है जो कार्गो के लिए इस्तेमाल हो रहा है, कंटेनर्स के लिए 35 लाख ट्रक। हमने ये कहा कि कराची से बाहर कोई एक जगह ऐसी बना देते हैं, रेलवे जो है वो सारे कंटेनर उठाएगी, वो वहाँ पर उस जगह लेके जाएगी, वहाँ से कराची के अंदर कोई ट्रक आए ही ना, कोई कंटेनर आए ना, सारा सिस्टम बाहर चला जाएगा और कंटेनर वहाँ से उठे और जहाँ पूरे पाकिस्तान में चल रहे हैं, सिर्फ इतना कोई 35 किलोमीटर का एक एरिया है, वो कवर हो जाएगा। लोग हलाकतें होती हैं, उससे रेलवे को 200 अरब रुपए का फायदा होगा, 200 अरब रुपए का। तो सर ये आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन है। लेकिन अच्छा सुन लें जी, लेकिन बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं जिनके बहुत बड़े स्टेक हैं। अच्छा। ये वो स्टेक होल्डर हैं जिनका कंटेनर के बिजनेस के साथ सारा स्टेक वाबस्ता है, वो चाहते ही नहीं कि रेलवे का कार्गो का सिस्टम चालू हो सके, ऑपरेशनल हो सके। तो सर जो लोग अरबों वो जो 35 लाख कंटेनर है, वो जो 35 लाख कंटेनर के ओनर्स हैं, वो नहीं चाहते कि कार्गो का सिस्टम कामयाब हो। बता दें गुलाम मुर्तज़ा साहब, देखिए स्टील मिल हम प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं, आपकी बात को मुझे ये डर लगता है कल को हम बीआरटी की प्राइवेटाइजेशन की ना बात कर रहे हो, कोई ऐसा मॉडल बनाना चाहिए, चाहे ये कह रहे हैं जी हम मॉडल बना दें। मैं आपको कह रहा हूं कि रेलवे के पास 100 मॉडल है, लेकिन गवर्नमेंट नहीं चाहती, स्टेक होल्डर नहीं चाहते, जिनके अरबों रुपए के यहाँ पर स्टेक वाबस्ता है, वो नहीं चाहते कि रेलवे कामयाब हो। गुलाम मुर्तज़ा साहब देखिए, वो जो अभी बात कर रहे थे बाबर डोगर साहब, मैंने खुद ये बात देखी है कि फैसलाबाद से एक रावलपिंडी को ट्रेन आती थी, उसका नाम था मुल्तान एक्सप्रेस, शाम को 6 बजे वहाँ से चलती थी और सुबह 6 बजे इधर पिंडी पहुँचती थी। जब उसका वक्त होता था, जब उसने जाना होता था, तो उस वक्त जो वहाँ के ट्रांसपोर्टर्स थे वो अपनी गाड़ियों के, ट्रांसपोर्टर एक ही नाम था सबसे बड़े ट्रांसपोर्टर का वहाँ पे फैसलाबाद में, वो अपनी जो गाड़ियाँ उस वक्त निकल रही होती थी उसका किराया आधा कर देता था। फिर वो जब वज़ीर बने तो उन्होंने सबसे पहले कैबिनेट में किसी तरह से सिफारिश करके वो बंद करवा दी रेल। और जिस वक्त में लाहौर को नॉन स्टॉप ट्रेन चलती थी,
वो ट्रेन बंद करवाएगी। ये इस तरह की बड़ी मिसालें हैं। उसामा वैसे साहब, मैं आपको ये ब्रेक है, बताऊं- देख ले, ब्रेक, आप ब्रेक, देख ले सब कि न्यूज़ जो अपडेट्स। ये जो कार्गो है, ये जो ठीक है, कंटेनर के न्यूज़ जरिए अपडेट्स, ट्रांसपोर्ट न्यूज़ है, अपडेट्स का इसके वक्त है। मालिकान के नाम निकालने, आपको पता चलेगा न्यूज़ कौन अपडेट्स से के कौन बाद से। बात करेंगे कि अमरीकी सफारत खाने ने राब्ता किया है जाहिर जाफर से। क्या बात हुई है, ब्रेक के बाद बताते हैं। अब पता चला। अब पता चला। जाहिर जाफर नून मुकद्दम केस एक हाई प्रोफाइल केस बन चुका है। जाहिर जाफर जो कि अमरीकी शहरी है, अमरीकी शहरियत इसके पास है। अब अमरीकी सिफारत खाने को इजाज़त मिल गई महकमे दाखिला पाकिस्तान की तरफ से कि इससे रब्ता किया जा सकता है। रब्ता हुआ फ़ोन कॉल पर और 25 मिनट बात होती है। इसमें बताया जा रहा है कि जाहिर जाफर ने कहा कि जी मुझे कानूनी मुआवनत फराम की जाए, मेरे साथ बाकी कैदियों की निस्बत बहुत बुरा सलूक हो रहा है, मुझे वो सहूलियात नहीं मिल रही। अब इस केस के बारे में एक अजीब बात यह है कि ये शुरू में ये दावा भी करता रहा, बल्कि ये भी कहा जाता है कि मुबीना तौर पर ये शख्स अपने दोस्तों से कहता रहा कि अगर मैं किसी को कत्ल भी कर दूं तो मैं तो अमरीकी शहरी हूं, तो मुझे कुछ नहीं कहा जाएगा। अब इसमें बाबर डोगर साहब ये एक अजीब बात है। अब मुझे समझ नहीं आती कि ये शायद इसने ये सोचा हो कि क्योंकि अमेरिका में ये नहीं आप कर सकते कि जी किसी को सजाए मौत दे दें, तो मैं अमरीकी शहरी हूँ, मुझे वो अमेरिका बचा लेगा, सजाए मौत नहीं होने देगा। ये कोई रेमंड डेविस तो है नहीं ये कि जी अमेरिका इसको बचा के यहाँ से ले जाएगा, या इसका केस मुख्तलिफ नहीं। उसामा साहब, पहली बात तो ये है कि आपको किसने कहा कि अमेरिका में सजाए मौत नहीं है? अमेरिका में कुछ हर रियासतों स्टेट में का अलग कानून है, हर स्टेट की कुछ स्टेट्स में सजाए मौत है, कुछ में नहीं है। पहली बात तो ये कि ये बात ही गलत है। दूसरी बात ये है कि जाहिर शाह जो है ये कोई डिप्लोमेट तो है नहीं है कि इनको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी हो, या जो क्राइम पाकिस्तान में हुआ है वो जिसने क्राइम किया है, चाहे वो दुनिया में कोई भी सिटीजन हो, कोई भी शहरी हो, जहाँ पर क्राइम किया वहीं के कवानीन उस पर लागू होंगे। अगर किसी ने सऊदी अरब की सरजमीन पे जाके कोई क्राइम किया है तो फिर सऊदी अरब के कवानीन वहाँ पर लागू होंगे, जो मर्जी कर रहे। पाकिस्तान में अगर क्राइम किया, चाहे वो अमेरिका का शहरी है, चाहे बरतानिया का शहरी है, या दुनिया की किसी मुल्क का शहरी है, कानून के मुताबिक देखा जाएगा। रेमंड डेविस जो था वो डिप्लोमेट था, उसको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी दी गई, बल्कि डिप्लोमेट नहीं था, उसका तो मसला ही और था। उन्होंने तो दियत वहाँ पर दी और जान छुड़ाई। तो यहाँ पर भी इस केस में भी दियत जो है उसका भी ये है कि जो मकतूल की फैमिली अगर वो ले, इस पे वो राजी हो तो दियत दी जा सकती है, अदरवाइज ज़बरदस्ती दियत का कोई कानून नहीं है। तो उसमें दोनों जो पार्टीज है उनका एग्री होना ज़रूरी है। तो जाहिर शाह साहब डिप्लोमेट तो है नहीं है, और एक आम अगर अमरीकी शहरी हैं और उन्होंने क्राइम किया, उसके ठोस शवाहिद मौजूद हैं, तो यहाँ पर लोकल कानून उस पर लागू होगा। अमेरिका, हाँ अमेरिका उसको कौंसल एक्सेस दे सकता है, उसको कानूनी मामलत दे सकता है, लेकिन अमेरिका उस क्रिमिनल को यहाँ से लेके नहीं जा सकता। पाकिस्तान के कानून के मुताबिक जो जाहिर शाह है उसको लोकल कानून के मुताबिक ट्रीट किया जाएगा, उसको कोई इम्यूनिटी नहीं है। अमेरिकन जो है वो उसकी किसी तो कानूनी मदद कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। जो जितना लॉ मुझे पता है, उसने यहाँ पर क्राइम किया, इंतहाई हिजनेस क्राइम किया, उसको जो है मैक्सिमम सजा मिलनी चाहिए। उस सजा में अमेरिकी कोई रियायत नहीं करवा सकते। अच्छा, और मेरा ख्याल है कि हुकूमत को भी किसी दबाव में नहीं आना चाहिए। अगर हुकूमत दबाव में आएगी तो फिर तो यहाँ पर अमेरिकी जो मर्जी करते रहे। यहाँ पर पाकिस्तान के कानून के मुताबिक सिर्फ डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी होती है, वो इंटरनेशनल लॉ है। बाकी किसी दुनिया के किसी शहरी को कोई इम्यूनिटी यहाँ पर हासिल नहीं है। अब गुलाम रज़ा साहब, ये बातें बिल्कुल ठीक हैं। अब जिस तरह का इस पर इल्ज़ाम है, जो कुछ पुलिस बता रही है, जो हुआ है, जो नज़र आ रहा है, ज़ाहिर है फैसला अदालत ने करना, उससे पहले हम इसको मुजरिम भी नहीं कह सकते, लेकिन कोई और नज़र नहीं आ रहा, साफ बिल्कुल क्लियर कट ये केस है। तो अमेरिका 25 मिनट बात करता है, इससे गुफ्तगू कर रहा है, लग रहा है शायद वो इसकी मुआवनत में भी आ जाए। पहले भी रब्ता इस तरह से हुआ, तो क्यों पहले ही अमेरिका की कोई यहाँ पाकिस्तान में आप देखें तो कोई साख अच्छी नहीं है। हालात अभी अफगानिस्तान की भी आपको सामने, फिर भी अमेरिका एक ऐसे मुलजिम के हवाले से क्यों इस तरह से बात कर रहा है कि जी उसका वो शहरी है तो उसको जनाब पूरी तरह फैसिलिटेट जिस तरह से करने जा रहा है, तो इससे तो अमेरिका की और बदनामी होगी। देखिए, जो ये अभी राब्ते हुए हैं, ये एक आम और नॉर्मल रूटीन की बात है।
इसको बाकायदा तौर पे मीडिया मैनेजमेंट इसकी की जा रही है कि अमेरिकन एम्बेसी ने रब्ता कर लिया, अमेरिका ने ये कह दिया, अमेरिका ने वो, ये इट्स मीडिया मैनेजमेंट। और ये शुरू दिन से ही, जिस दिन हमने ये खबर दी थी, आप जानते हैं सबसे ज़्यादा डिटेल में आपके शो में ये खबर आई थी, और हमने उस वक्त एक दो जुमले कहे थे कि ये केस बिगड़ेगा, इस केस में बहुत सिफारिशें आएंगी, इस केस में बहुत ज़्यादा जोर लगेगा और कोशिश की जाएगी कि ज़ाहिर जाफ़र को बचाया जा सके। और पहले दिन से, यानी कि जब मर्डर कमिट हुआ उस वक्त से लेके अब तक मुतअद्दिद ये कोशिशें जो हैं वो की जा चुकी हैं। एक तरफ वो थेरापी वर्क्स है जिसके 6 मुलाजमीन को ज़मानत दे दी गई। वो ज़मानत क्यों दी गई? हालांकि आप ये देखें कि वो 149 एआनत जुर्म में वो लोग बंद थे। एआनत जुर्म में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी हो जाती है और यहाँ 6 बंदों को ज़मानत दे दी जाती है एडिशनल सेशन जज अतार रब्बानी साहब की जानिब से। बात इसके अंदर सोचने की है कि अगर इस तरह से केस को बनाया और बिगाड़ा जाएगा, और फिर अभी जो मीडिया मैनेजमेंट की जा रही है कि अमेरिकन एम्बेसी अपने शहरियों को बिल्कुल, वो जब भी कोई दरख्वास्त जाती है ये डेफिनेटली उनके फैमिली की जानिब से एक दरख्वास्त गई होगी अमेरिकन एम्बेसी को, जिसमें कहा होगा कि हमारे सिटीज़न हैं और ये आपके सिटीज़न इस वक्त वहाँ पे बंद हैं और इस तरह से है, तो उन्होंने एक प्रॉपर वे में, जो उनका एक लीगल सेक्शन है, वहाँ से कॉल ज़रूर गई होगी वहाँ पे और बात उनकी हुई होगी और बाकायदा इजाज़त लेके हुकूमत पाकिस्तान की और हुकूमत पंजाब की, क्योंकि प्रिजन डिपार्टमेंट डयाला जो है वो पंजाब गवर्नमेंट के अंडर है, तो उनसे बाकायदा परमिशन लेके बातचीत की गई। और ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या कह सकते हैं कि जिस तरह दीगर आपके प्रिजनर्स हैं उनको उस तरह की सहूलतें दे दी जाएँ। सेकंड, वो ये कह सकते हैं कि अगर इनको जो काउंसलर एक्सेस के बाद अगला स्टेप होता है कि अदालत में मुआवनत, तो हम कोई अदालत में मुआवनत के लिए आपको वकील दे देते हैं। इससे ज़्यादा, और इससे पहले भी देखें, इससे पहले एक अमेरिकन एम्बेसी की स्टेटमेंट आई थी जब ये कहा जा रहा था अमेरिकन सिटीज़न है दिस दैट, तो उसकी आवाज़ आई थी एम्बेसी से। उन्होंने कहा था कि जो जुर्म करता है शख्स, वो जुर्म उस धरती के ऊपर किया जाता है और उस धरती के लैंड लॉज के मुताबिक उसको सजा मिलती है। अमेरिकन शहरी ने अगर यहाँ कुछ जुर्म किया है, बड़े खदशात का इजहार किया गया था, क्योंकि हमारा माजी इस तरह का है कि कई केसेस में हमने देखा है। मतलब एक केस मैं आपको बता देता हूँ कि जी वो अचकजई साहब का था और वो कोयटा में दिन दिहाड़े उन्होंने गाड़ी से कुचल दिया एक पुलिस कांस्टेबल को, और उसके बाद अदम सबूत की बिना पर, अदम शवाहिद कि जी प्रूव ही नहीं हो सका केस, वीडियोस मौजूद, और जनाब उनको बाइज्जत तौर पर बरी कर दिया गया। अब यानी मैं सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूँ, इस तरह और बहुत से केसेस हैं। तो खौफ ये था कि जी इस केस में भी कहीं ताकत का इस्तेमाल, पैसे का इस्तेमाल, लेकिन अभी तक देखिए अमेरिका की जब बात आती है इसलिए तो खबर बनती है कि जी वो अमेरिकी शहरी है, वज़ीर आज़म को नोटिस लेना पड़ा, वो कहते हैं कि जी मैं इसमें इंसाफ दिलवाऊंगा। इस्लामाबाद में क्राइम रेट बढ़ता हमने देखा, और ये इतना हौलनाक वाक़या कि इसकी तफसील बताते हुए भी एक ज़ुबान लड़खड़ा जाती है कि किस तरह से इस बेचारी लड़की को कत्ल किया, उसके बाद किस तरह उसका गला काटा, यानी अल्फाज नहीं मिलते, इतना खौफनाक ये जुर्म हुआ है। अच्छा, तो, जी जितने भी उसामा गाजी साहब केसेस हैं, जितने भी केसेस हैं, उन केसेस में आप ये देखें कि जो डिसीज्ड के जो लवाफकीन थे उनको दियत अदा की गई, नहीं, उनको मेरा ज्यादा ख्याल मजीद अचकजई साहब वाले वाक़े में नहीं हुआ, ये जो कोयटा में हुआ था, जो नहीं, कोयटा में भी यही हुआ। कोयटा में भी उसका बयान दिलवाया गया, उसके खानदान का, उसके खानदान का बयान दिलवाया गया। साहिवाल वाक़े में भी ऐसा हुआ। रेमंड डेविस का जो उसमें रेमंड डेविस में तो हुआ का कॉन्ट्रैक्टर था रेमंड डेविस, उसमें भी यही हुआ। और जितने केसेस भी होते हैं उसमें पार्टी को जो लवाहकीन होते हैं उनको दबाया जाता है, और इनके ऊपर भी बहुत प्रेशर है। जो नूर के वालिद हैं उनके ऊपर बहुत प्रेशर है और उनको बड़े ऑफर्स किए जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि ये इंसाफ हमें चाहिए, इंसाफ होगा, इंसाफ मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर हम खुद इंसाफ ले लेंगे। वो तो यहाँ तक ये बात उन्होंने कह दी कि हम खुद भी इंसाफ ले लेंगे। तो ये एक डिफरेंट केस है। लेकिन मैं आपको यहाँ बताऊँ कि यहाँ बंडलों के बंडल नोटों के जो हैं ज़ाहिर जाफर फैमिली की जानिब से मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में बांटे जा रहे हैं। और अच्छा, ये भी खबर आई थी, ये दुरुस्त है कि उसको जेल में कोई आम फौजियों की निस्बत कोई उसके साथ कोई बेहतर सलूक किया गया, और ये बड़ी खबर चली थी और इस पर बड़ा तशवीश का इजहार किया गया कैदियों के साथ
उस कैदियों की निस्बत? कोई ऐसा सलूक नहीं है जिस तरह से आम कैदियों के साथ सलूक किया जाता है, इसके साथ तो वो सलूक हुआ नहीं है। इसने ग्रेजुएशन अपनी बताई तो इनको उन्होंने जो ग्रेजुएशन के मुताबिक सी क्लास थी वो दे दी उन्होंने, और इसका ये बड़ा ऑफ़र किया इन्होंने, पैसे ऑफ़र किए जेलर को कि हमें जो है वो आप हॉस्पिटलाइज करा दें। उनके वालिदैन ने कहा कि हमें बीमारी है, हमें हॉस्पिटल, उन्होंने कहा हमारे ऊपर बहुत प्रेशर है, हम ये तो काम नहीं कर अभी सकते। तक आपको इस तरह का कोई नजर नहीं आ रहा? ये चाहे अमेरिका के जो भी हो, ये आपको लगता है कि रूटीन मैटर है, इस तरह हो जाता है? कोई भी शहरी होगा किसी मुल्क का तो वो जरूर उससे बात तो करेगा। अगर कोई भी गद्दारी करेगा इस केस में, उसामा गाजी साहब जो भी गद्दारी करेगा या तो वो पुलिस डिपार्टमेंट से होगा, प्रोसिक्यूशन से होगा या जुडिशरी से होगा। अच्छा। और कोई इस ऐसे केस में हमारे अपने लोग होंगे अगर वो अपने इस जुर्म के हवाले से गद्दारी करेंगे। अदरवाइज ये क्लियर कट केस है जिसमें फोरेंसिक, जिसमें आपका जो माइक्रोस्कोपिक टेस्ट और पॉलीग्राफिक्स सब चीज़ें जो है वो एक तरफ जाती हैं कि मुलज़िम ज़ाहिर जाफर कातिल है और उसने कत्ल किया है। ये इसमें चूंकि मुलजिम जो आप भी कहा जाता है जी सामने आ चुका है, तो उसके बावजूद अब देखते हैं कि केस पे, क्योंकि ये एक धड़का लगा रहता है कि ऐसे केस में इन्फ्लुएंस आ जाता है, किसी भी वक्त कुछ हो सकता है, इस वजह से भी ज़रा कुछ होता है तो पूरी तवज्जो इस पर जाती है कि इसको एक टेस्ट केस के तौर पर लिया जा रहा है कि आइंदा इस तरह का कोई हौलनाक वाक़या ना हो, कि जितना भी कोई ताकतवर हो उसको सज़ा ज़रूर मिले। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे पाकिस्तान कर्ज़ों की दलदल में मज़ीद डूबता चला जा रहा है। कितनी ख़तरनाक बात है ये पाकिस्तान की मईशत के लिए, मुस्तक़बिल के लिए। ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला। अब पता चला। मुल्क का कर्जा बढ़ता चला जा रहा है। इमरान खान साहब की बड़ी कोशिश थी, इनका नारा था, मंशूर था कि हमने कर्जे नहीं लेने, फिर हमने देखा कि IMF के पास भी जाना पड़ा और पाकिस्तान की तारीख के रिकॉर्ड कर्जे भी लेने पड़े हैं। लेकिन ये भी देखना होगा कि कर्जे वापस कितने किए हैं। गुलाम रज़ा साहब, ये बात दुरुस्त है कि इतने कर्ज तो 10 साल में पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून ने मिलकर नहीं लिए, जितने हमें नज़र आ रहा है कि ये शायद 5 साल में लेंगे, क्योंकि 82% तो 10 साल का इन्होंने अभी से ही कर दिया 3 साल में ही, तो ये मजबूरन लिए गए हैं। अभी हम देख रहे हैं तो पाकिस्तान के ज़र-मुबादला के ज़खायर रिकॉर्ड सतह पर भी हैं, मगर बहरहाल फिर भी ये कि मुश्किल सूरत हाल है कि तब्दीली सरकार को, जिनका नारा था कि हमने कर्ज़ नहीं लेने, हम अपनी आमदनी बढ़ाएंगे, तो वो इनसे नहीं हो पाया अभी 3 साल में। नून लीग के दौर में 8 अरब रुपया योमिया कर्ज बढ़ रहा था। अच्छा। और आजकल 16 अरब रुपये योमिया कर्ज बढ़ रहा है। तो नून लीग के दौर में या पीपल्स पार्टी के दौर में अगर आप इन चीज़ों को देखें जी, तो मल्टीपल $1 बिलियन होगा प्रोजेक्ट्स थे जो चल रहे थे। अच्छा। जिसमें आपको कहीं सड़कें बनती नज़र आ रही थी, कहीं डैम के लिए फंड्स हो रहे थे, कभी कहीं आपको रेलवे के ट्रैक्स बनते। मसलन आप देखें कि उस वक्त क्या सूरत हाल थी और आज आप देखें कि कौन सा प्रोजेक्ट आपको बड़ा एक भी नज़र आता है जो कि बन रहा हो। तो कर्ज़े लेना तो ज़ाहिर है, हम गरीब मुल्क हैं, कर्ज़ों के बगैर हमारा गुजारा ही नहीं है। कर्ज़े हमें लेने होते हैं और कर्ज़े लेकर फिर उनको किसी जगह पे इस्तेमाल किया जाता है जहाँ से वो कर्ज़े वापस भी होते हैं। मुल्क में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का इजाफा होता है, कोई 1000 किलोमीटर जो शाहराएं हैं उनका नेटवर्क बढ़ता है, तो या सब रेल नेटवर्क जो है दुरुस्त होता है, वो भी अरबों डॉलर का मंसूबा होता है। इसी तरह गवादर एयरपोर्ट अगर आप देख लें, सड़कें हैं, गवादर की डेवलपमेंट है। ये गवादर एयरपोर्ट के ऊपर ना एक रनवे है जिसके ऊपर बस बहुत छोटे छोटे से जहाज़ जो है ना 30-35 सीटर वो उतर सकते हैं। और अगर आप गवादर एयरपोर्ट देखें तो वो कोई ऐसे ही है जैसे मुल्तान का या आप फैसलाबाद का एयरपोर्ट, उससे भी बल्कि सर भी तो कहते काम हल्का एयरपोर्ट है वहाँ पे। जी काम होंगे बहुत ज़्यादा, लेकिन आप इसका वॉल्यूम देख लें। PSTP का वॉल्यूम गुज़िश्ता अदवार में 950 से 1000 अरब या 1000 अरब से 1100-1200 अरब तक रहा है। और पिछले साल जो जिसके ये अदाद शुमार हैं उसमें 650 अरब रुपये का हमारा वो था, लेकिन उसमें भी ख़र्चा जो है वो 250 अरब ही डेवलपमेंट के ऊपर खर्च हुआ था। यानी कि 650 तो हमने रखा था, उसको एलोकेट किया था। हेल्थ देख लें, एजुकेशन देख लें, शाहराएँ देख लें, पानी के मंसूबे देख लें, जो भी ज़राअत के मंसूबे, जो चीज़ें आपके प्रोजेक्शंस होती हैं
आपकी इकोनॉमिक सर्वे में, आपके जो नेक्स्ट ईयर प्लान होता है, एनुअल प्लान, उसमें, और आपकी जो डेवलपमेंट बजट होता है उसमें, उससे पता चलता होता है कि आपके किस तरफ आप जा रहे हैं, आपकी गवर्नमेंट किस तरफ जा रही है। अगर आप थोड़ा सा आप ये देखें कि पीपल्स पार्टी के दौर में 5 अरब यौमिया कर्जा बढ़ रहा था, नून लीग के दौर में 8, और इस वक्त 16 अरब रुपया कर्जा बढ़ रहा है। जो आपने बात की ना रेमिटेंस आपके भी वो 10 बिलियन हो गए हैं, उसमें 5 बिलियन स्वैप अगर आप उसको डिडक्ट कर देंगे तो आपको सिर्फ ये 3 साल में 5 अरब ज़खायर बढ़े हैं। ये भी एक हकीकत है, लेकिन ये फिगर्स हैं, ये कोई बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, से नहीं है। आप बिल्कुल सही फिगर्स दे रहे हैं, मगर देखिए 39.591 अरब डॉलर, यानी तकरीबन ये 39.5 अरब डॉलर ये 3 साल में वापस भी किए गए हैं। अब ये यही चक्कर है बाबर साहब के, IMF से कर्ज लिया उसको वापस करना है। अभी जिस तरह से हम देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज भी कि 1.5 रुपया पेट्रोल की कीमत में कमी की गई है। 39 अरब वापस किया है और 27 अरब लिया है। 39 अरब वापस किया है, ज्यादा वापस किया है। इसका इतना दे दें जनाब, तब्दीली सरकार डिफरेंस निकाल लेना, 39 और उसमें से 27 निकाल लें, 11 बिलियन। और अभी इस वक्त जो कर्जे हैं उसका आप हजम देखें ना, 47,000। ठीक है, ये बिल्कुल बढ़ रहा है कर्ज। अच्छा, वापस भी करना है। अब वापसी के लिए गुलाम रसूल साहब यही तो कोशिश हो रही है। आप देखें ना, पेट्रोल की कीमत 1.5 रुपया कम की गई है, जबकि कहा गया था 5 रुपए। अब मैं देख रहा था, पढ़ रहा था कि पेट्रोलियम लेवी जो है वो रिकॉर्ड उसमें हासिल किया गया है, और तो कोई हल नहीं है। अब आपने कर्ज लेना है तो वापस करना है, और क्या करेंगे आप बाबर साहब? उसामा साहब, गवर्नमेंट के पहले कर्ज लेके, अच्छा, गवर्नमेंट की आप क्लेम्स देख लें, कर्ज लेकर आपने अवाम के ऊपर बोझ थोड़ी डालना है। कर्ज वो उसका हर चीज़ की फाइनेंशियल मैनेजमेंट होती है कि आपने ये कर्जे कहाँ पे लगाने हैं और इन कर्जों से आपने क्या हासिल वसूल करना है, अवाम के ऊपर कितना बराह रास्त बोझ डालना है, इनडायरेक्ट जो कितना डालना है। और उसके बाद ये होता है कि आपने वापसी, अगर 7 अरब डॉलर आपने लिया है बाहर से, तो क्या आपने उनको 15 अरब डॉलर अवाम की जेब से निकालना है, तो फिर 7 अरब डॉलर उनको देना है? ऐसा तो नहीं होता। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं। एक तरफ ये गवर्नमेंट कह रही है कि जनाब जो बाहर से रिमिटेंसेज आ रही हैं वो बढ़ गई हैं, 30 अरब डॉलर के करीब चली गई हैं 1 साल में। हाँ जी। एक तरफ ये गवर्नमेंट कह रही है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है उसमें पाकिस्तान का रैंक बेहतर हो गया और यहाँ पर बिजनेस एक्टिविटी बढ़ गई है जी। एक तरफ गवर्नमेंट ये कह रही है कि पाकिस्तान की जो इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स हैं वो भी बढ़ गई हैं। एक तरफ गवर्नमेंट ये कह रही है कि जनाब जो हमारी टैक्स कलेक्शन है वो रिकॉर्ड इजाफा हो गया, उसमें शायद कोई 5 कुछ बिलियन डॉलर इन्होंने टैक्स कलेक्शन से लिए। अब मुझे एक बात बताएं कि आपके फॉरेन रिजर्व भी बढ़ रहे हैं, आपके रिमिटेंसेस भी बढ़ रही हैं, आपकी एक्सपोर्ट जो है वो भी बढ़ रही हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी रैंक बेहतर, सारे इंडिकेटर आपके हक में जा रहे हैं। डॉलर पे हैं आप सारे इंडिकेटर आपके हक में जा रहे हैं और उसके साथ साथ आपकी बोरिंग भी बढ़ रही है। इस पर आपको हैरत नहीं होती कि आपकी जो 2020 में जो आपकी बोरिंग थी वो थी तकरीबन 12 बिलियन डॉलर आपने बोरो किए सारे टोटल, जितनी भी टोटल बोरिंग थी। उससे पहले 7.5 बिलियन डॉलर आपने 2019 में आपने बोरो किए, यानी कि 7.5 बिलियन डॉलर 2019, 20 में तकरीबन 12.5 अरब डॉलर आ गए, यानी कि आपकी बोरिंग बढ़ रही है। तो बोरिंग तो कम होनी चाहिए साहब, जब आपकी टैक्स कलेक्शन बढ़ रही है, फॉरेन रिमिटेंसेस बढ़ रही है, आपके सारे इंडिकेटर बेहतर जा रहे हैं, तो मैं ये अर्ज करूं, अगर जो जितनी फिगर्स आपने बताई सारी बढ़ रही हैं, अदादोशुमार यही बताए जा रहे हैं और खान साहब को भी यही बताती है उनकी मुआशी टीम, लेकिन गुर्बत बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, इन्फ्लेशन डबल डिजिट में चली गई है। वो कहते हैं जी गाड़ियां फिर किस तरह से रिकॉर्ड बिक रही हैं, हालत जो है आवाम की, मोटरसाइकिलें सबसे रिकॉर्ड बिक रही हैं। अगरचे वो लोग मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं जी वो है जिन्होंने गाड़ियां बेच के मोटरसाइकिलें ले ली हैं, लेकिन बहरहाल ये इस तरह से तंज तो किया जाता है। गाड़ियों की सेल भी बढ़ी है, मोटरसाइकिलों की सेल बढ़ी है। अगर बिजनेस एक्टिविटी आप कह रहे हैं कि गाड़ियां सीमेंट की बढ़ रही हैं, तो सर सीमेंट भी तो बिक रहा है पहले से ज्यादा। इसका मतलब ये है कि अगर ये सारा कुछ बढ़ रहा है तो फिर टैक्स कलेक्शन बहुत ज्यादा ऊपर जानी चाहिए और आपकी बोरिंग जो है वो कम होनी चाहिए। बोरिंग बढ़ रही है, इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं तो आप लोगों के साथ गलत फिगर के साथ खेल रहे हैं ना। बिल्कुल। मेरा सवाल ये है
कि जब आप लोगों के पास गाड़ियां बढ़ रही हैं, जब लोगों के पास मोटरसाइकिलें बढ़ रही हैं, जब लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ रही है, कुव्वत खरीद बढ़ रही है, आप ये साबित करना चाह रहे हैं ना, तो फिर आपकी टैक्स कलेक्शन भी उस तरह से बढ़नी चाहिए और आपकी फॉरेन बोरिंग जो है वो नीचे आनी चाहिए। आपकी फॉरेन बोरिंग ऊपर जा रही है, इसका मतलब डेफिसिट बढ़ रहा है। जब डेफिसिट बढ़ रहा है तो फिगर में कहीं ना कहीं तो जाली है ना, पुराने कर्जे उतारने के लिए भी तो बढ़ रहा है ना, डॉलर की जो उड़ान है उसामा गाजी साहब, जी उसामा गाजी साहब, डॉलर की उड़ान के ऊपर भी नजर रखें आप जरा। हम आपको बार बार ये कह रहे हैं कि कंट्रोल से बाहर हो रहा है, वो कंट्रोल से बाहर हो रहा है क्योंकि क्यों भाई, जब इतने आपके सारे इशारे जो हैं वो पॉजिटिव हैं, चल पड़ी है, इंडिकेटर्स आपके आसमान की तरफ जा रहे हैं, सारा कुछ मईशत चल पड़ी है, मईशत का पहिया चल पड़ा है, बेवकूफ की बनाया जा रहा है। मुझे से मैं तो इतना जानता हूं, इंडिकेटर ये है कि एक आम आदमी जो आम फैमिली जो है, एक सिंगल यूनिट जो है, क्या वो एक महीने में अपनी सैलरी में अपने बच्चों को रोटी दे पा रहा है? क्या वो अपनी एक सैलरी में बच्चों को अपनी एजुकेशन दे रहा है? क्या उसको हेल्थ फैसिलिटी दे पा रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक जुमला मुझे कहना है, वो कम हुई है, महंगाई बढ़ी है, इससे एक जुमला मुझे कहना है उसामा गाजी साहब, खत्म हो गया है। जी कह दे एक जुमला मुझे कहना है, एक जुमला जी जल्दी। मैं ये कहना चाहता हूं कि रजा बाकर साहब ने जो मिस्र में किया है, उनके कारनामों की फहरिस्त गूगल पे मिस्र के फाइनेंशियल प्रोग्राम से निकालें तो पता चलेगा इंशाल्लाह पाकिस्तान भी उधर ही जा रहा है। चले अल्लाह खैर करे जी, अल्लाह खतरी आ जाए। पर पाकिस्तान में 2 साल रह गए इस हुकूमत के पास, वरना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।